आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट के बादशाह पीयूष पांडे के बारे में, जिन्होंने हमें ये यादगार एड्स दिए। ये कहानी है उस इंसान की जिसने इंडियन एडवर्टाइजमेंट की दुनिया ही बदल दी अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव एड्स के जरिए। इनके काम को सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी मिला है। 2016 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला, जो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2024 में इन्हें लंदन इंटरनेशनल अवार्ड मिला और इसके जैसे कई अवार्ड्स इनको अपने इनोवेटिव एड्स के लिए मिला। 1982 का जो समय था, उस वक्त ज्यादातर एड्स इंग्लिश में बनाए जाते थे। लोगों को लगता था कि यही मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन वो एड्स सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते थे और उनका मकसद लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बेचना होता था। लोगों के साथ कोई पर्सनल कनेक्शन वो एड्स बिल्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से पीयूष पांडे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में आए, उन्होंने हमारे देश के कल्चर को पकड़ा और उससे रिलेटेड एड्स हिंदी में बनाने लगे। पीयूष पांडे के एड्स उस दौर में काफी पॉपुलर हुए। लोगों को ये नए तरीके का एड काफी पसंद आने लगा। इनका मानना था कि एड ऐसा बनाओ कि वो एड ही ना लगे, और शायद इसी सोच ने उन्हें इंडियन एडवर्टाइजमेंट का गॉडफादर बना दिया। पीयूष पांडे पिछले 40 साल से एड इंडस्ट्री में है और इन्होंने इंडिया को सिर्फ मेमोरेबल एड्स ही नहीं दिए, बल्कि पीयूष पांडे ने इंडिया को इंग्लिश सेंट्रिक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड एड से हटाकर इंडिया सेंट्रिक हिंदी एड्स की ओर लेकर आए। ये कहानी है पीयूष पांडे की। पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर में हुआ। उनके 9 भाई बहन थे। पीयूष पांडे अपने अर्ली एज में एक क्रिकेटर रह चुके थे। उन्होंने राजस्थान के लिए रणजी भी खेला था। फिर वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में एक टी टेस्टर का काम किए और कुछ समय के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी काम किया उन्होंने। लेकिन अभी तक पीयूष पांडे सिर्फ छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा कर रहे थे। अभी तक उन्होंने एड इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखा था। लेकिन साल 1982 में जब पीयूष पांडे 27 साल के हुए, उन्होंने ओगिलवी एंड मैथर इंडिया को ज्वाइन किया, एक ट्रेनी अकाउंट एग्जीक्यूटिव के रूप में। उस वक्त शायद उन्हें भी ये नहीं पता था कि उनका ये डिसीजन इंडियन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर बदलने वाला है। ओगिलवी में उनका पहला प्रोजेक्ट था सनलाइट डिटर्जेंट के लिए एक प्रिंट एड बनाना। वो अपने एड्स के जरिए लोगों के मन में ब्रांड का छाप छोड़ देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीयूष पांडे अपने परिवार में अकेले क्रिएटिव आदमी थे। क्रिएटिविटी तो उनके परिवार के डीएनए में कूट कूट कर भरी थी। उनके भाई प्रासून पांडे एक फेमस फिल्म मेकर बने और उनकी बहन इला अरुण एक सेलिब्रेटेड फोक सिंगर और एक्ट्रेस के रूप में फेमस हुई। इस वाइब्रेंट और आर्टिस्टिक इन्वायरमेंट में बड़े होते हुए पीयूष की स्टोरी टेलिंग इंस्टिंक्ट्स बचपन में ही नर्चर होते रहे। बचपन में वो और उनके सिबलिंग्स अक्सर रेडियो जिंगल्स के लिए अपनी आवाज देते थे, सिंपल प्रोडक्ट्स के लिए, और अननोइंगली इस तरह एडवर्टाइजमेंट की दुनिया से उनका लाइफ लॉन्ग कनेक्शन शुरू हो गया। 1982 में जब पीयूष पांडे ने ओगिलवी ज्वाइन किया तो उन्होंने देखा इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग रिच और इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से थे। उस वक्त वो लोग वेस्टर्न एडवर्टाइजमेंट से आइडिया को कॉपी करते थे और यहाँ चिपका देते थे। उनके एड्स में कोई खास ओरिजिनलिटी नहीं था। ऐसा कोई एड नहीं था जो खासकर इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया गया हो। लेकिन पीयूष पांडे जब इस इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपने सारे एड्स खुद की क्रिएटिविटी लगाकर बनाया। उनके सभी एड्स इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड होते थे और इंडियन लोगों के लिए होते थे। उन्होंने देखा कि इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है, यहाँ कहानियां हर गली में है, हर इंसान में है, हर पेशे में है, हर स्टेट में है। इंडिया कहानियों का समुंदर है और हर कहानी में एक इमोशन छुपा है। तो क्यों ना इसी चीज का इस्तेमाल करके एड बनाया जाए। उन्होंने एक डेयरिंग डिसीजन लिया कि वो अपने एड्स को हिंदी में बनाएंगे, अपने लोगों के लिए, उनकी जुबान में। वैसे आज के टाइम में देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सभी कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम हिंदी में एड बनाना लो स्टैंडर्ड माना जाता था और ब्रांड्स खुद को रिच दिखाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट को ही प्रीफर करते थे। अरे सिंपल सी बात थी, सबको कूल बनना था। लेकिन पीयूष पांडे का मानना था कि अगर आदमी हिंदी में सोचता है तो उनके दिल तक पहुंचने के लिए उन्हें भी उनकी भाषा बोलनी ही पड़ेगी। उनका फॉर्मूला सिंपल था, दिल जीतो, लॉजिक बाद में समझा लेना। इसीलिए आप देखोगे उस टाइम के काफी एड्स जो थे उसमें लॉजिक नहीं हुआ करता था। एड्स को फनी बनाया जाता था, लेकिन लोग उन एड्स से रिलेट कर जाते थे। और एक ब्रांड को यही तो चाहिए कि लोग उससे रिलेट करें, लोग उनके बारे में जाने, उनके बारे में सोचे, और उन एड्स से वो हो भी रहा था। दूसरा है सिंपल बोलो, ताकि हर गांव, हर गली में लोगों को आपका मैसेज समझ आ जाए। जैसे एशियन पेंट के एड में पीयूष पांडे ने क्या किया, उन्होंने पेंट के बारे में नहीं बताया कि हमारा पेंट बेस्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस लोगों को एक हंसता हुआ परिवार दिखाया और लोगों को ये याद दिलाया कि एक घर में कितनी यादें होती है। और आखिरी में एक स्लोगन आया, हर घर कुछ कहता है,
ये एड आज तक लोगों के दिल में बसा है। अगर ये एड आज भी लोगों को दिखाया जाए तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। उनका अगला फॉर्मूला था अपने ऑडियंस को रेस्पेक्ट करो, उनके कल्चर, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर को समझो। एग्जाम्पल के लिए जब उन्होंने मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए एक एड बनाया था तो उनको बहुत कम बजट दिया गया था। पहले तो वो काफी परेशान हुए कि टूरिज्म का एड इतने कम बजट में कैसे बनाएंगे, लेकिन इसी प्रॉब्लम से उनको एक आइडिया मिला। उन्होंने क्या किया कि मध्य प्रदेश के कुछ पुराने पिक्चर्स को लिया और उन सबको कंबाइन करके एक एड बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान का दिल देखो। धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो, दिल देखो। पीयूष पांडे के इसी अप्रोच ने एड इंडस्ट्री का रुख बदल दिया। 1990 तक जो इंडस्ट्री पहले फॉरेन स्टाइल कॉपी करती थी, अब इंडिया के कल्चर को नजर रखते हुए एड्स बनाए जाने लगे थे। पीयूष पांडे की लीडरशिप में ओगिलवी एक क्रिएटिव पावर हाउस बन गया। 12 साल तक ओगिलवी इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स एजेंसी में #1 रैंक पर रही थी। हर साल नए अवार्ड्स, नए आइडियाज और नए बेंचमार्क्स सेट किए जा रहे थे। पीयूष पांडे ने कभी ओगिलवी को नहीं छोड़ा। वो अपनी पूरी जिंदगी ओगिलवी में ही काम करते रहे, लेकिन उनके काम को देखकर ओगिलवी उन्हें प्रमोशन देता गया। जैसे 1988 में वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट में थे, 1991 में वो क्रिएटिव डायरेक्टर बने, फिर 1994 में नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर, 2004 में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड क्रिएटिव डायरेक्टर साउथ एशिया के बने, फिर 2019 में ग्लोबल चीफ क्रिएटिव ऑफिसर बने और फिर 2024 में ओगिलवी इंडिया के चीफ एडवाइजर बने। पीयूष पांडे ने अपनी जर्नी ओगिलवी में एक ट्रेनी के रूप में शुरू किया, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव एड्स की वजह से जिस कंपनी में वो ट्रेनी के रूप में काम कर रहे थे उसी कंपनी के चीफ एडवाइजर भी बन गए। अब देखते हैं उनके कुछ फेमस एड्स को और बात करते हैं उन एड्स के बारे में। आपको फेविकोल का एड तो याद ही होगा। फेविकोल के एड ने तो हर इंडियन के दिल में जगह बना ली थी। फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, ये टैगलाइन लोगों के दिमाग में छप गया था। सबसे पहले इन एड्स को देखो। लगता है ये फेविकोल का कमाल है, टूटेगा नहीं। देखा आपने, इन एड्स में कुछ बोला नहीं जा रहा, लेकिन ब्रांड का मैसेज डायरेक्टली क्लियर हो जा रहा है। इन एड्स की वजह से फेविकोल का नाम ग्लू के लिए जेनरिक वर्ड बन गया। लोग ग्लू को फेविकोल कहने लगे। नेक्स्ट एड है कैडबरी का। 1994 में कैडबरी का एक एड आया था, कुछ खास है। आप में से कई लोगों को ये एड याद होगा, जिसमें दिखाया गया एक स्टेडियम जहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा था। वहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है डेयरी मिल्क खाते हुए, और जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड जीत जाता है तो लड़की फील्ड के अंदर घुसी चली आती है डांस करते हुए, और उसके बाद एक सॉन्ग आता है। इंडिया में पहले ये माना जाता था कि चॉकलेट सिर्फ बच्चे खाते हैं, और बच्चे तो लिमिटेड थे, जिस वजह से कंपनीज खुद को एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी। तो पीयूष पांडे ने सोचा क्यों ना सबको चॉकलेट खिलाया जाए, बच्चे हो या बड़े सब चॉकलेट खाएंगे। और इस एड के जरिए पीयूष पांडे ने दिखाया कि चॉकलेट सिर्फ बच्चे नहीं खाते, बड़े लोग भी खा सकते हैं, अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। अब जब ये एड टीवी पर एयर हुआ तो छोटे हो या बड़े सबके सब चॉकलेट खाने लगे और कैडबरी की सेल्स बढ़ने लगी। अगला एड है एशियन पेंट का। एशियन पेंट का एड तो आपको याद ही होगा। 2002 में पीयूष पांडे को जब एशियन पेंट का ऐड करने का मौका मिला तो उन्होंने देखा मार्केट में सब अपने पेंट की क्वालिटी बता रहे हैं, लेकिन कोई घर की बात नहीं कर रहा, कोई घर में रहने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, कोई इमोशन नहीं पकड़ रहा था, सब कोई सिर्फ पेंट बेचना चाह रहे थे। अब इंडिया के लोगों को घर को लेकर एक अलग ही इमोशनल अटैचमेंट होती है। इसी चीज को नोटिस करके पीयूष पांडे ने एशियन पेंट के ऐड में पेंट की क्वालिटी के बारे में नहीं बात किया, उन्होंने बात किया घर में रहने वाले लोगों के बारे में। पेंट को जोड़ दिया घर में रहने वाले लोगों से। उन्होंने पेंट नहीं इमोशन बेचा। उन्होंने अपने ऐड में बात किया घर के बारे में, घर में रहने वाले लोगों के बारे में, और आखिरी में टैगलाइन दिया हर घर कुछ कहता है। उन्होंने खुद इस ऐड का वॉइस ओवर दिया। आज भी एशियन पेंट इंडिया का लीडर है और वो कैंपेन 22 साल बाद भी लोगों के दिल में बसा है। अगला ऐड था वोडाफोन का। वोडाफोन की जुजूस तो आपको याद ही होंगे, ये भी पीयूष पांडे का ही कमाल था। आईपीएल के बीच जब वोडाफोन के एड्स दिखाए जाते थे ये लोगों को बहुत पसंद आता था। हर रोज एक नई कहानी के साथ इन एड्स को एयर किया जाता था और आज तक भी ये एड्स लोगों को पसंद आते हैं। कई लोगों की यादें इन एड्स से जुड़ी हुई है। अगला जो इनका ऐड था वो था अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। 2004 में पीयूष पांडे कांस लोयन में यूरी प्रेसिडेंट बने, पहले एशियन क्रिएटिव जिन्होंने ये ऑनर पाया। 2018 में पीयूष और उनके भाई प्रसून ने लायन ऑफ सेंट मार्क जीता, जो कांस का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडिया क्रिएटिविटी में किसी से कम नहीं है। पद्मश्री, CLIO, LIA हर अवार्ड ने उनकी लेगेसी को और मजबूत किया। मैं खुद पीयूष पांडे को एडमायर करता हूँ। जिस इंडिया को उन्होंने मुझे दिखाया है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने इंडिया के लिए कुछ ऐसा ही करूँ। हमारा देश किसी से कम नहीं है,
लेकिन जिस देश की ताकत यहाँ का डाइवर्स कल्चर हुआ करता था, आज वही इसकी कमजोरी बन गई है। आज लोग धर्म, जाति और भाषाओं में बट गए हैं। ये लोग ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे नमूने तो हर सेंचुरी में रहते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। खैर छोड़ो, जिस लेजेंड की कहानी मैंने अभी आपको बताई, आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनका काम, उनकी मेहनत और उनकी विरासत हमेशा इंडिया को प्राउड फील कराएगी।